सिक्स क्लास के प्यारे बच्चों, हिंदी में तीसरे अध्याय का शेष भाग हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बिहार के जमींदार परिवार की वधू और स्वतंत्रता संग्राम के अपराजेय सेनानी की पत्नी होने पर भी उन्हें कभी अहंकार न हुआ। छात्रावास की सभी बालिकाओं तथा नौकर चाकरों का उन्हें समान रूप से ध्यान रहता था। एक दिन या कुछ घंटे ठहरने पर भी वे सबको बुलाकर उनकी तथा उनके परिवार की कुशल मंगल पूछना न भूलती थीं। घर से उनकी पौत्रियों के लिए लाए गए मिष्ठान में से प्राय सभी बट जाता था। देखने वाला यह जान ही नहीं सकता था कि वे सबकी दादी नहीं हैं। गंगा स्नान के लिए तो मुझे उनके साथ प्रातः जाना पड़ता था। उस दिन संगम पर जितना दूध मिलता, जितने फूल दिखाई देते, सब उनकी ओर से ही गंगा यमुना की भेंट हो जाते। कोलाहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन उन्हें घेर लेती थी, पर वे बिना विचलित हुए शांत भाव से प्रत्येक को उसका प्राप्य देती चलती थीं। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी का तथा संयम से रहें। वे खादी के कपड़े पहनती थीं, जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थीं। उनके साबुन तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ू पोछा, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन में आवश्यक अंग थे। राजेंद्र बाबू के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन जाने के उपरांत उन्हें स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब ना हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया, तब वे दिल्ली गईं। वे स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थीं। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग में सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों को टांगने का जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन में आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गईं। ऐसा उपहार लेकर अतिथि न कभी वहां पहुंचा था ना पहुंचेगा। पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे देखते ही अंक में भर लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची थी, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी अतिथि देह का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन करने की इच्छा प्रकट की। मैं आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पलायन करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के आंसर देंगे। प्रश्न है, लेखिका कहाँ जा रही थी?
तो उत्तर है लेखिका अपने घर भागलपुर जा रही थी। प्रश्न है सादगी की मूर्त पाठ किस गुरु मंत्र पर आधारित है? तो उत्तर है सादगी की मूर्त पाठ सादगी और यथार्थ पर आधारित है। प्रश्न है कि प्लेटफार्म की बेंच पर देहाती वेशभूषा में कौन सज्जन बैठे थे? तो उत्तर है प्लेटफार्म की बेंच पर देहाती वेशभूषा में बैठे सज्जन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद का रहन सहन व स्वभाव किसका प्रतिनिधित्व करता है? एक सामान्य भारतीय कृषक का प्रतिनिधित्व करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र बाबू की पत्नी ने लेखिका को क्या लाने को कहा था? राजेंद्र बाबू की पत्नी ने लेखिका को सिरकी के सूप लाने को कहा था।